बाबा साहब ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। हुँ, और वो बात कहीं न कहीं से कल महसूस भी हुई, अगर हमारे लोग वहाँ ताकत से नहीं होते, हुँ। तो निश्चित तौर से उनका अधिकार छीन लिया जाता। लोग कह रहे हैं कि ये बसपा का सिर्फ़ एक विधायक बने हैं, एक विधायक क्या ही कर लेंगे? तो ज़रा आप बताइए सर कि बसपा के एक विधायक पिंटू यादव क्या कर सकते देखिए, जब आप सोचिए, जहाँ पर अलायंस की पार्टी और जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का इतना बुरा हश्र हुआ कि 60 सीटों पे लड़ती है, जिसके पास ऑलरेडी पहले 19 विधायक थे, 19 से आज वो 5-6 विधायक पे और टक गई तमाम जाकर के। संसाधन भी सर हैं। तमाम संसाधन हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, बहुत सारे उनके नेता बड़ी-बड़ी रैलियाँ कर रहे थे, पानी पैसे पैसा पानी की तरह बहाया गया। वैसे आप देखिए जो जो आरजेडी का हाल देखिए, आरजेडी ने कितना उसके पहले 76-70 विधायक थे उनके पास पहले से। आज उनकी हालत क्या है, 26 विधायक आ गए देखिए। एक बड़ी आँधी सी थी मतलब, उस आँधी में अपने आप को स्टैंड करना तो इसका मतलब ताकत मिली हमें कि बीएसपी के लिए बिहार फर्टाइल है और बीएसपी का ये विधायक निश्चित रूप से एक विधायक है, लेकिन उम्मीद की बड़ी किरण है। हाँ, बड़ी किरण है कि बिहार में बीएसपी कुछ बहुत बड़ा करने जाएगी। बीएसपी ने पूरे चुनाव से पहले भी डंके की चोट पे कहा, जब दलितों के साथ में अत्याचार हुआ, बच्चों के साथ में बलात्कार हत्या कर दी गई, चाहे वो पासवान समाज की रही हों, चाहे चौधरी समाज की रही हों, चाहे रविदास समाज की रही हों, या अन्य पिछड़े समाज की रही, जहाँ जिधर भी अत्याचार हुआ बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के नेता पहुंचे और लोगों ने साफ कहा कि जंगल राज खत्म होना चाहिए बिहार के अंदर। आरजेडी का पर्चा खारिज हो गया, उसके बाद भी आरजेडी ने बीएसपी को मात्र हराने के लिए कहीं बीएसपी ना जीत जाए, उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी से आया हुआ था उसको समर्थन कर दिया। दोस्तों पूरे बिहार भर में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने दमखम के साथ चुनावी मैदान में जिस तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया है, बहुत सारे दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो है तीसरे-दूसरे रैंक पर रही है। लेकिन जो कैमूर की रामगढ़ सीट है, वो बहुजन समाज पार्टी जीत चुकी है और जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव जीतने के बाद भी देर रात तक पिंटू यादव को सर्टिफिकेट मिला, तमाम तरीके से वहाँ पर भगदड़ भी मचा। लेकिन केंद्रीय जो प्रभारी हैं, नेशनल जो कोऑर्डिनेटर हैं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, जो लगातार 5 सालों से बिहार में जो मेहनत किए हैं, जो केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी जी जो जिस तरीके से मेहनत की है, इसके अलावा जो तमाम प्रदेश लेवल के अधिकारी मेहनत किए हैं, उनका मेहनत कहीं न कहीं दिखा। तो इस जीत को आखिर कैसे देखते हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद रामजी गौतम साहब हैं सर। तो पहले तो बधाई है सर कि आप लोगों जी, ने जीत दर्ज की बहुत-बहुत है। धन्यवाद और सभी बिहार के कार्यकर्ताओं की धन्यवाद कि ये जीत सब उनकी है और निश्चित तौर से ये हमारे एक बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। एक नई उम्मीद जो किरण है, बिहार में दिखाई पड़ी है कि जब तमाम पार्टियाँ अलायंस में थीं और बिना अलायंस कोई पार्टी की हिम्मत नहीं थी एक भी सीट जीतने की। तो उस दौर में, उस तूफ़ान में बहुजन समाज पार्टी स्टैंड की और उसने एक बड़ी जीत हासिल की। बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है सर। पूरे देश भर की नज़र जो है इस सीट पर थी। इसके अलावा बहुत सारी सीटें रही है जिस पर नज़र थी, लेकिन रामगढ़ की सीट पर जिस तरीके से जीत दर्ज हुई है, पूरे देश के लोग आपको सुनना और देखना चाहते हैं, कैसे संभव हो पाया? देखिए, ये कड़ी मेहनत का नतीजा है और 2020 में भी हम जीते थे ये वाली सीट। उनके पिताजी अंबिका यादव जी जीते थे और उनके साथ भी रात में छल हुआ और 350 वोटों से जीतने के बाद फिर रिकाउंटिंग में 150 वोटों से हरा दिया गया। तो ये बात लग रही थी कहीं न कहीं से कि इस तरह का कृत्य जो है कहीं न कहीं से अधिकारी दबाव में आके दोबारा कर सकते हैं। इस बात को लेकर के हम लोग पहले से ही सजग थे। फिर जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी पिंटू ने बहुत अच्छा वोट लिया। 65,000 के आस-पास वोट लेकर के आए। माने मेन चुनाव 2020 के जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा वोट उसमें लेके आए और इस बार भी देखिए वो 70,000 लेके आए। माने कि पूरी ताकत के साथ में 70,000 वोट लाना, जब तमाम पार्टियाँ आमने-सामने थीं, अलायंस था, गठबंधन था और जिस तरह महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दे करके उनके वोटों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, ये सारा सब कुछ बीएसपी में नहीं चल पाया। बीएसपी के लोग स्टैंड किए, बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं बिका और माननीय कांशीराम साहब भी कहते थे कि हमें ना बिकने वाला समाज खड़ा करना पड़ेगा और उस दिशा में कहीं न कहीं से हमें बड़ी सफलता कैमूर के अंदर दिखाई पड़ी है और निश्चित तौर से ये जीत जो है, ये सभी कार्यकर्ताओं की है और सभी के संघर्ष की जीत है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता रात-दिन भूखे, प्यासे, बिना चाय पिए, बिना खाना खाए, एक मुहिम चला के रखे हुए थे कि हमें जीतना है और जीतना है और जीत गए। निश्चित तौर से रात में बहुत संघर्ष करना पड़ा जब अधिकारीगण नहीं चाह रहे थे कि वो भी सर्टिफ़िकेट जीत का सर्टिफ़िकेट उसको दिया जाए।
लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पे पहुंच गए, उन लोगों ने बुरी तरह से मोर्चा संभाल लिया और हमारे जो साथीगण थे हम सब लोगों ने रात में काफी प्रयास किया और तमाम जगहों पे अधिकारियों को फोन करना और ये जैसे पूरा दबाव बनाना शासन प्रशासन के ऊपर, तब जाके ये कहीं ना कहीं संभव हो पाया। जो सर वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक उनमें आक्रोश देखने को मिला, अगर वो विरोध नहीं करते तो क्या लगता है खेला हो जाता? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। हुँ, और वो बात कहीं न कहीं से कल महसूस भी हुई, अगर हमारे लोग वहाँ ताकत से नहीं होते, हुँ, तो निश्चित तौर से उनका अधिकार छीन लिया जाता। और अधिकार माँग रहे थे, शांतिपूर्वक माँग रहे थे। 6 बजे से काउंटिंग खत्म की गई और 6 बजे से रात 10 बजे तक बैठाए रखा गया। हुँ, ये कमी है, वो कमी है, जिस तरह से मुझे इनपुट मिला वहाँ अंदर से, मैं तो वहाँ पे नहीं था, लोगों ने बताया फ़ोन करके कि साहब 123 वोट से जीत गए, लेकिन फिर वो रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद काट-छीट करके 33 वोट हटा दिए हैं। हुँ, फिर कह रहे हैं कि जो रिजेक्टेड जो बैलेट पेपर थे, उनकी जाँच की जाएगी। जब उसमें कोई डाउट नहीं था तो आपने रिजेक्ट कैसे कर दी, क्यों नहीं किया? अगर डाउट था तो रिजेक्ट किया आपने, डाउट नहीं था तो उनको पहले काउंट करना चाहिए था। उसको रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट करने के बाद फिर बोलते हैं कि जाँच की जाएगी, जो मेरे इन्फॉर्मेशन आई, ऑथेंटिक है या नहीं अलग बात है, अंदर से इनपुट मिला मैं वो बता रहा हूँ। तो अगर इस चीज़ों को देखो तो लगता है ना कहीं न कहीं से कि मतलब मंशा नहीं थी, हुँ, कि हम टाइम काटते रहें, टाइम काटते रहें, टाइम काटते रहें और एक टाइम के बाद फिर हम धीरे से देख के बाहर से निकाल दिए। तो वो इस बार नहीं चल पाया, कार्यकर्ताओं ने भी पूरा ताल ठोक रखी थी कि अगर कोई शासन प्रशासन गलत काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और लाठीचार्ज तो देखिए उन्होंने उकसाने के लिए किया कि जिस तरह से दूसरी पार्टी विपक्षी पार्टी के लोगों ने वहाँ तोड़-फोड़ करी, गाड़ियों-वाड़ियों को वहाँ पे डैमेज किया और भी कई जगह उपद्रव करने का प्रयास किया गया और यहाँ तक कि वर्कर्स को उकसाने के लिए कोई फ़ोटो पुरानी फ़ोटो थी वो वायरल करी गई ताकि वर्कर वहाँ पे उकसावे में आ जाएँ, तो ये चीज़ों को देखने को मिला और लेकिन अल्टीमेटली संघर्ष काम आया और संघर्ष की जीत हुई। चित्तौड़गढ़ लोग कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ है, ये किला कभी ध्वस्त नहीं होने वाला है, उनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर ये वो तो लोकल के लोग जानते हैं चित्तौड़गढ़ क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर कोई भी किला था, तो उसको बहुजन समाज पार्टी के हाथी ने ध्वस्त किया है। हुँ, बड़ी जीत मिली वहाँ पे। बड़ी जीत हुई है सर। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर ऐतिहासिक जीत पिंटू यादव ने किया है सर, और लोग कह रहे हैं कि ये बसपा का सिर्फ़ एक विधायक बने हैं, एक विधायक क्या ही कर लेंगे? तो ज़रा आप बताइए सर कि बसपा के एक विधायक पिंटू यादव क्या कर सकते देखिए, जब आप सोचिए जहाँ पर अलायंस की पार्टी जो सीएम डिक्लेयर हो गए थे, जो डिप्टी सीएम डिक्लेयर हो गए थे, डिप्टी सीएम वाले की पार्टी के एक भी विधायक नहीं आया और जो जो पार्टियाँ और भी थीं, जो 10-10, 12-12 विधायक के लिए बैठी हुई थी, उनका भी एक ही विधायक बनना और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, जिसको देश में कई राज्यों में उसके सरकार है, राज्यसभा और लोकसभा में बहुत सारे सांसद हैं और पूरा अमला लगाया उन्होंने अपना, पूरा पैसा लगाया, गाड़ी-घोड़ा, कई-कई सारे हेलीकॉप्टर उनके घूमते रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास संसाधन नहीं था इस तरह का। बहुजन समाज पार्टी के पास जो ताकत थी अपने महापुरुषों की विचारधारा और उसी विचारधारा और जज़्बा और जुनून और ना थकने वाली मेहनत, ना थकने वाली मेहनत की गई। हम हमने जो काम किया, वो ज़मीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, कोई दिखावे वाला काम हमने नहीं किया इसलिए। और जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का इतना बुरा हश्र हुआ कि 60 सीटों पे डरती है, जिसके पास ऑलरेडी पहले 19 विधायक थे, 19 से आज वो 5-6 विधायक हैं? पिटक गए तमाम जाकर के। संसाधन के साथ। तमाम संसाधन हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, बहुत सारे उनके नेता बड़ी-बड़ी रैलियाँ कर रहे थे, पैसा पानी की तरह बहाया गया। वैसे आप देखिए जो जो आरजेडी का हाल देखिए, आरजेडी ने कितना उसके पहले 76-70 विधायक थे उनके पास पहले से। आज उनकी हालत क्या है, 26 विधायक आ गए देखिए। एक बड़ी आँधी-सी थी मतलब, उस आँधी में अपने आप को स्टैंड करना तो इसका मतलब ताकत मिली हमें कि बीएसपी के लिए बिहार फर्टाइल है और बीएसपी का ये विधायक निश्चित रूप से एक विधायक है, लेकिन उम्मीद की बड़ी किरण है। हाँ, बड़ी किरण है कि बिहार में बीएसपी कुछ बहुत बड़ा करने जाएगी। अकेला सर क्या लगता है 243 इस तरीके से जब सत्र चलेगा विधानसभा का, तो आपको एक अलग दिखेंगे पिंटू यादव विधानसभा में? देखिए, हाथी हमेशा अलग ही दिखाई पड़ता है। जंगल में अकेला हाथी हो, 100-200 और भी जानवर हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाथी हमेशा अलग दिखाई पड़ता। तो निश्चित तौर से पूरी विधानसभा के अंदर पिंटू यादव अलग दिखाई पड़ेंगे। महागठबंधन पूरा सर ईवीएम पर जो है आरोप लगा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, बीएसपी इसको कैसे देखती देखिए, जो भी रहा, वो एक समय तक का था। है? जब आपकी माँग मानी नहीं जा रही थी कि भाई
एसआईआर में जो बात आपने की कि आधार कार्ड का उसमें इंक्लूड किया जाए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को इंक्लूड किया। उसके बाद वो बात खत्म हो गई। फिर आपको अपने वोट बनवाने थे, अपनी वोट की चेकिंग करनी थी और जो भी था प्रोसेस है उसे करना चाहिए था। लेकिन जो मेन मुद्दा था बिहार के अंदर बेरोजगारी को लेकर के, मेन मुद्दा था पलायन को लेकर के, मेन मुद्दा था यहाँ पे करप्शन को लेकर के, मेन मुद्दा जो बनना था शिक्षा को लेकर बनना चाहिए था, विकास को लेकर बनना चाहिए, वो कांग्रेस नहीं कर पाई। और उसको लेके अगर ये सब पार्टियां बढ़ती निश्चित तौर से इनको कुछ बेनिफिट मिलता। लेकिन इस मुद्दे को हमेशा बीएसपी ने उठाया। बीएसपी ने पूरे चुनाव से पहले भी डंके की चोट पे कहा, जब दलितों के साथ में अत्याचार हुआ, बच्चों के साथ में बलात्कार हत्या कर दी गई, चाहे वो पासवान समाज की रही हो, चाहे चौधरी समाज की रही हो, चाहे रविदास समाज की रही हो, या अन्य पिछड़े समाज की रही, जहां जिधर भी अत्याचार हुआ बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के नेता पहुंचे और उन लोगों ने साफ कहा कि जंगल राज खत्म होना चाहिए बिहार से अंदर। और हमने ये भी कहा कि जिस दिन बीएसपी और बिहार में आज नहीं तो कल आएगी, आएगी निश्चित तौर से। बीएसपी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि बीएसपी न उभरने पाए, लेकिन वो प्रयास उनका सफल नहीं होने वाला है। देखिए 100% ये मैंने कहा कि एक सीट हमारे लिए उम्मीद है। जंगल में आग लगाने के लिए चिंगारी काफी होती है और ये हमारे लिए चिंगारी का काम करेगी। और जो व्यक्ति जीता है वो निश्चित तौर से बड़ा ही मिशनरी व्यक्ति जीता हुआ है और माने बहन जी का कट्टर सिपाही जीता है और वो बहुत ताकत में हम सब उसके साथ में काम करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि एक जो हम जीत के आए हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल उसने बिहार में ऊंचा कर दिया है कि हम स्टैंड हैं, हम जीत के आए हैं। हम 2-3 सीटों पर नंबर 2 पर भी हैं, कई सीटों पे बहुत अच्छा वोट भी लेकर के आए हैं। जबकि मोहनिया सीट के ऊपर देखिए आरजेडी का पर्चा खारिज हो गया, उसके बाद भी आरजेडी ने बीएसपी को मात्र हराने के लिए, कहीं बीएसपी ना जीत जाए, उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बीजेपी से आया हुआ था उसको समर्थन कर दिया। अगर आप देखिए, अगर वो बीजेपी ने उसको आरजेडी ने समर्थन नहीं किया होता तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को हराया होता। तो कहीं ना कहीं से इनकी मंशा अलग थी। देखिए देखिए सर, परसेप्शन लोग ये कहते हैं कि बीएसपी जो है बीजेपी के बी टीम के तौर पर बतलाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। यहाँ पे चुनाव में आपको दिख गया हाँ, कि बीजेपी की बी कौन टीम थी, बिल्कुल स्पष्ट दिख गया। दिख गया नहीं दिख गया। हमने तो नहीं समर्थन कहीं किया, नहीं, हमने तो नहीं कहा कि हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने तो नहीं कहा कि भाई जाकर के वहां हमने घोषणा कर दी किसी की प्रत्याशी की कि हमने इनको समर्थन कर दिया, हमने तो नहीं किया किसी को भी। और इन्होंने खुद किया है। देखिए तो निश्चित तौर से ये हमें रोकना चाहते थे लोग, इन्होंने हमें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बीएसपी की चिंगारी अब बुझने वाली नहीं। ये निश्चित जो तौर से विपक्ष सर, जो एनडीए को जो सीटें बढ़त की गई है, ईवीएम पर आरोप लगा रहा है वोट चोरी का। बसपा मतलब क्या आप मानते हैं कि ईवीएम करके इतना इंडिया अपना बढ़त बना लिया है? देखिए, इसको लेके आलिया बहन जी ने पहले भी इस तरह की बातें बोली हैं, मीडिया में बोली हैं और हमारी पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को रखा है कि भाई ईवीएम से वोटिंग बंद की जाए। इसे ईवीएम की वजह से हमें शंका भी है, ईवीएम से हमारा जो लोकतंत्र में जो वोटर होता है, उसको अंदर मन में संशय रहता है कि हमने वोट तो दिया है पार्टी को, हमारा वोट जाता कहाँ है? हम सब पार्टी को वोट दे रहे हैं, हमारा वोट कहाँ जा रहा है? हमारा वोट निकलता क्यों नहीं? तो जब इस तरह की शंका मन में रहती है, तो वो उसे निष्पक्ष नहीं मान सकते हम। वोटर के मन में शंका ना रहे, उसे लगे हमने जिसको वोट दिया उसके पास गया। पारदर्शिता होनी चाहिए, इसमें पारदर्शिता नहीं है। एक बड़ी समस्या है पारदर्शिता को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। देखिए तो इस बात को लेकर मैं कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और ईवीएम जैसी जो जो चीज है इस पर समीक्षा करके गहन स्टडी करा करके बाहर के विदेशों से साइंटिस्ट को बुला करके इसे खत्म कराए या इसके बारे में और भी ट्रांसपेरेंट जो बातें हैं वो निकाल के सामने लाएं। जब अमेरिका जैसी कंट्री या अदर और डेवलप्ड कंट्रियाज के अंदर ये ईवीएम से वोटिंग नहीं होती, तो भारत में वोटिंग क्यों होती? हम तो अमेरिका से ज़्यादा डेवलप नहीं है, चाइना से ज़्यादा डेवलप नहीं है, हम जापान से भी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। जब हम वहाँ पे आगे नहीं तो भारत में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम कहते हैं हम अखबार में पेपर खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, तो करोड़ों कापियाँ अखबारों की आती हैं, जो डेली बर्बाद हो रही हैं। तो उन पर बुला दो भाई, उनको भी आप न्यूज़पेपर ही बोल दो कि अब डिजिटल न्यूज़पेपर आएगा, क्यों नहीं आएगा सर? क्या ज़रूरत पड़ती है? जब वोटिंग कराने में आपका कागज़ खर्च हो रहा है, पेड़-पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो न्यूज़पेपर क्यों आ रहे हैं? तो डेली की डेली करोड़ों कॉपी छापी जा रही है पूरे देश के अंदर और डेली वेस्टेज हो रहा है। तो कहीं न कहीं इससे एक बड़ी साजिश है ईवीएम को लेके, ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं तो बोलूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले। जो लोग सर, रामगढ़ तो सीट आप लोग जीते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें रही जहाँ पर कम वोटों के अंतर से बसपा प्रत्याशियों की हार हुई। हारे हुए प्रत्याशियों के लिए क्या कहें जो खासकर बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए?
देखिए, ऐसे प्रत्याशियों के साथ में पूरी सहानुभूति है, लेकिन ये डरने की और अ, भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत प्रदर्शित करने की ज़रूरत है कि हम मजबूत हैं। और जो गत चुनाव में देखिए गलतियाँ नहीं उनसे नहीं हुई। जब एक तरह की आँधी चल रही थी, उस आँधी में भी वो अपने आप को स्टैंड कर गए और 50,000, 55,000, 40,000 वोट लेकर के आ गए। तो कहीं न कहीं से उन्होंने अच्छा किया था। वो अपनी मजबूती कंटिन्यू बनाए रखें और कंटिन्यू अपने क्षेत्र में पकड़ बनाए रखें और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो फिर से विजयी होंगे। बहुत सारे लोग जो है तेजस्वी यादव के हारने के बाद उनको सलाह दे रहे हैं कि अगर बीएसपी उनके साथ चली गई होती और ओवैसी जी चले गए होते तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ज़रूर बन गए। अब उसमें मैं क्या बोलूँ? अब तो क्या हुआ तो देखिए साँप निकल गया खाई लाठी पीटने से क्या फ़ायदा? लेकिन जो लोग सर हल्के में लेते हैं बीएसपी को कहते हैं बीएसपी तो खत्म हो गई। बिहार ने जवाब दे दिया है सर और ये तो टेलर है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला अभी है। देखिए अभी बीएसपी ने जिस तरह से 8-9 लाख वोट बीएसपी को मिले हैं, मैंने कहा ये चिंगारी है। ये 8-9 लाख 80-90 लाख भी पहुँचेंगे 5 साल के अंदर। पीछे नहीं हटने वाली बीएसपी, अब बीएसपी आगे बढ़ेगी और इस प्रदेश के अंदर जंगल राज खत्म करेगी, गुंडा राज खत्म करेगी, माफिया राज खत्म करेगी, शिक्षा और विकास की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी और निश्चित तौर से जब भी हम सत्ता में आएँगे, ये काम पूरा करेंगे। चलिए, सांसद रामजी गौतम साहब ने तमाम मसले पे इनसे बातचीत हुई, चुनावी में जिस तरीके से इन्होंने पूरी ताकत झोंकने का काम किया था, दिन-रात एक कर दिए थे और उसका रिज़ल्ट भी कहीं न कहीं बिहार चुनाव में देखने को मिला और आज पूरे देश भर के लोग सांसद रामजी गौतम साहब को जो है बधाई भेज रहे हैं। तमाम मसले पर जो बातचीत हुई, आप इस बातचीत के संवाद को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।